अगस्त का महीना था। एस सिटी की अर्ली मॉर्निंग में अब थोड़ी हल्की ठंडक होने लगी थी। एयर कंडीशनर रूम में अब सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए चालू था। टेम्परेचर लो नहीं था, लेकिन गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। परफेक्ट। येकिन ने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। एक परफेक्ट पोच्ड एग सैंडविच, टोस्ट के बीच में एक अंडा, थोड़ी लेट्यूस और 2 स्लाइसेस टोमेटोज की। फिर उसने सैंडविच को डायगोनली कट किया और प्लेट में ब्यूटीफुली अरेंज भी कर दिया। रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, बिल्कुल इंस्टाग्राम वर्दी। जब चेंग फाइची बाथरूम से फ्रेश होके किचन में एंटर हुआ तो उसने देखा येकिन चुपके से एक्स्ट्रा टोमेटो पीसेस चबा रहा था। उसने जैसे ही किसी की प्रेजेंस फील की, एकदम गिल्टी बच्चे की तरह शोल्डर शेक कर दिए और बिना प्रॉपरली चबाए सब कुछ निकल गया। फिर फुल चीक्स पफ करके बोला, गुड मॉर्निंग। चेंग फाइची का फोकस उसके वर्ड्स पे नहीं, बल्कि उस एक बूंद टोमेटो जूस पे गया जो उसके लिप्स के कॉर्नर से स्लाइड होके ब्राइट रेड टंग से लिक हो गया था। एक सेकंड के लिए फाइची भूल गया था कि उसे क्या बोलना है, सिर्फ हल्का सा नॉड किया। ब्रेकफास्ट टेबल पे दोनों ने ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बिना बात के खाया। सिर्फ कभी कभी प्लेट्स और कटरली की आवाज सुनाई दे जाती थी। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, येकिन ने तुरंत प्लेट्स क्लीन करते हुए बोलना शुरू किया, कैसे लगा सैंडविच? मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। मुझे अंडा बनाना तो आता ही है। मेरे रूमीज कहते हैं कि मैं अच्छा फ्राई करता हूँ। ये पैन भी काफी अच्छा है, नॉन स्टिक, इजीली वॉशेबल। सोया मिल्क भी होता तो मजा आता ना, लेकिन सैंडविच के साथ सोया मिल्क थोड़ा वियर्ड लगता ना। फाइची भी क्लीन अप करने में हेल्प कर रहा था और कभी कभी सिर्फ करके रिस्पॉन्ड करता। हर बार जब वो कहता तो येकिन और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता और फिर उसका बकबक मोड फिर से ऑन हो जाता। अब वो क्लाइमेट डिफरेंस डिस्कस कर रहा था, कैपिटल वर्सेस एस सिटी। फिर फ्लाइट टिकट्स के प्राइस ट्रैकिंग के हैक्स बताने लगा और लग रहा था जैसे कल का वो सैड और स्केर्ड येकिन कोई और ही था। किचन के बाहर आते ही वॉल क्लॉक पे नजर गई। सुबह के 8 बज चुके थे। येकिन को याद आया, लास्ट टाइम जब चेंग फाइची निकला था तो वो 7 बजे के पहले ही जा चुका था। गिल्ट से भरा हुआ वो बोला, आई एम सॉरी, मैं बस बोलता चला गया। चेंग फाइची एंट्रेंस पे शूज चेंज कर रहा था। उसने येकिन की बातों का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक से रुक गया, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया हो। येकिन का हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए रुका। उसने सोचा, बस अब बोलेगा, निकल जा। लेकिन चेंग फाइची क्वाइटली किचन में गया, फ्रिज खोला और एक बॉइल्ड एग निकाला और येकिन को देते हुए बस एक सेंटेंस बोला, खुद रोल कर लेना, और बिना कुछ और कहे निकल गया। ना तो किसी ने येकिन को ये कहा कि निकल जाओ, ना ही किसी ने उसे सूट का पासवर्ड ही बताया। मतलब सिंपल था, जब तक अंदर हो रहो, लेकिन अगर एक बार बाहर निकले तो वापस आने की उम्मीद मत रखना। येकिन का मन वियर्ड इमोशन से भरा हुआ था। खुशी भी थी क्योंकि वो रुक सकता था, थोड़ा सैड भी था क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी फील हो रहा था। वो टेबल तक गया, स्लोली बॉइल्ड एग पील किया और मोबाइल के कैमरे में देखते हुए चिन पे रब करने लगा। उसका स्किन काफी सेंसिटिव था, निशान जल्दी पड़ जाते थे पर जाते नहीं। एक रात तो गुजर चुकी थी, लेकिन चिल पे ब्रूज अभी भी विजिबल था। बस उसकी मसाज चालू ही थी कि उसका फोन बज गया। मसाज करते करते ही कॉल उठाया और स्पीकर पे डाल दिया। लाइन पे थी लियू, जो सीधा बोल पड़ी, कल रात सब ठीक था ना लिटिल ब्रदर? अब कैसा फील कर रहे हो? येकिन ने अपना टेम्पल रब किया और नेक टिल्ट करते हुए बोला, आई एम ओके, थैंक यू सिस्टर। कैपिटल लौट के एक अच्छा डिनर ट्रीट दूंगा, पक्का। लियू ने भी सॉफ्ट हंसी में कहा, बस तू ठीक है वही काफी है, डिनर की कोई जरूरत नहीं। फिर थोड़ा सीरियस होके बोली, तेरा कोई सीन रह गया था क्या रीशूट का? अगले 2 दिन ना मत आना सेट पे। डायरेक्टर ली को थोड़ा चिल होने दे, वो इंसान नखरेबाज है और तू उसको उसके जोन में छोड़ दे, पर इतना पब्लिक में वो कुछ नहीं करेगा। येकिन ने और ज्यादा थकान महसूस की, जैसे हेडेक और बढ़ गया हो। फिर बोला, हाँ कुछ सीन्स रह तो गए हैं, आधे दिन में रैप हो जाएंगे, पर डायरेक्टर ली अभी भी नाराज है क्या? लाइन के उस साइड लियू ने कैजुअली बताया, नहीं नहीं,
कल जब मैं टेबल पे वापस आई ना, तो वो डायरेक्टर वहीं लटपट सा पड़ा था, प्रिटेंड कर रहा था कि वो भी ड्रंक है। उन्हें क्रू वापस ले जाया गया और आज सुबह तो मुझे एक वर्ड भी नहीं बोला, जैसे उसका मेमोरी लॉस ही हो गया हो। उसने सार्कास्टिक टोन में ऐड किया, बहुत अच्छे से एक्टिंग करता है स्टूपिड बनने की। मुझे लगता है तू थोड़ा डिले से ही वापस आना सेट पे। येकिन ने क्वाइटली हाँ में हाँ मिलाया और दिल से थैंक यू बोला। काम की बात खत्म होते ही लियू ने एकदम रैंडम सा सवाल पूछा, वैसे कल जो बंदा था क्या वो सच में तेरा भाई है? क्योंकि उसका तो तुझसे कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है। ये किन थोड़ा अटका, फिर बोला, वो मेरा रियल ब्रदर नहीं है। लियू ने क्यूरियस टोन में पूछा, तो कजिन होगा? तेरा कजिन है? तुम्हारे घर के जीन्स तो बड़े कमाल के हैं। वो सामने खड़ा था तो मुझे लगा कोई नया एक्टर है। मुझे लगा मे बी फ्यूचर में किसी सीन में उसके अपोजिट एक्टिंग करने का चांस मिल जाए। येकिन को इस समय एक पुराना मोमेंट याद आ गया, जब उसने एक बार सीरियसली चेंगफाई ची को वार्न किया था कि एक्टिंग मत करना, वरना इतना हैंडसम फेस के साथ ऑडियंस डर जाएंगी। लेकिन अब जब दुनिया के लोग उसके अपीयरेंस की तारीफ कर रहे थे, तो वो पुराना जेलसी कहीं मेल्ट हो गया था। सिर्फ एडमायरेशन और प्राइड ही बचा था। येकिन सॉफ्टली हंसा और बोला, सच में? मैं तो कहता हूँ ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। लियू ने भी टीज करते हुए कहा, हैंडसम तो है ही, बट ऑल्सो सुपर मैनली। अगर तुम्हारे एड्रेस बुक में ब्रदर ना लिखा होता तो मैं तो समझती कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। येकिन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, उसके कान गरम हो गए। उसने ऑकवर्ड लाफ के साथ बोला, क्या सिस्टर बीना, क्या जोक मारा आपने? मेरा ब्रदर इन लॉ सुन लेगा तो जेलस हो जाएगा। लियू ने भी हंसी में रिप्लाई दिया, वही तो, वैसे भी लो अभी उसी का कॉल आ रहा है, चेक कर रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। चलो तुझसे बाद में बात करती हूँ। देखते ही देखते दोपहर हो गई। लंच में चेंगफाई ची नहीं आया तो येकिन ने खुद ही एक सिंपल नूडल बना लिया और स्लीव्स रोल करके हाउस क्लीनिंग चालू कर दी। घर देख के तो क्लियरली लग रहा था कि फाइची बहुत बिजी रहा होगा। प्लेट से वही धो रखी थी जो यूज हुई थी, बुक्स भी इधर उधर बिखरी हुई थी, फर्नीचर पे धूल जम गई थी और बाथरूम में 3-5 शर्ट्स जस्ट लाइक दैट पड़ी थी, अनवॉश्ड। येकिन ने गूगल पे सर्च किया कि शर्ट कॉलर क्लीन कैसे करें। ऑप्शंस देख के बेचारा कंफ्यूज हो गया। अब क्योंकि चेंगफाई ची की शर्ट ज्यादा डर्टी नहीं थी तो उसने सिंपल वाला मेथड यूज किया। सोक किया, हाथों से जेंटली रब किया और सूखने के लिए रैक पे लटका दिया। दोपहर से शाम हो गई और बालकनी से धूप में सुखाए गए कपड़े लेकर येकिन उन्हें सोफे पे नीटली स्प्रेड कर रहा था। 1 बाय 1 सब कपड़ों को प्रेस करके स्मूथ करते हुए फोल्ड कर रहा था, बहुत प्यार से, जैसे कोई अपने काम नहीं किसी स्पेशल इंसान के लिए कर रहा हो। बिना परमिशन के येकिन किसी और के रूम में जाता भी नहीं था, बस कपड़े नीटली सोफे पे ही रख दिए। चेंगफाई ची के बेडरूम में नहीं गया और बालकनी एरिया के अलावा और किसी रूम का दरवाजा तक नहीं खोला। पास के स्टोव में पानी उबल रहा था, काम खत्म हो गया था, पर वापस जाने का मन नहीं था तो येकिन क्वाइटली बैठ गया और वो इकोनॉमिक्स की किताब उठाई जो चेंगफाई ची रात को पढ़ रहा था। पर उस बुक में कुछ ज्यादा ही टेक्निकल टर्म्स थे, काफी बोरिंग थी येकिन के लिए, तो थोड़ी देर में वो बोर हो गया। बुक टेबल पे रखी और धीरे से सोफे के बैक रेस्ट पर लीन कर गया। उसने कैजुअली अपने कमर को रब करना शुरू किया, लेकिन ब्रूज पे फिंगर पड़ते ही एक शार्प पेन महसूस हुआ। उसने रिफ्लेक्स में फ्रोन ही किया, पर हमेशा की तरह चुपचाप दर्द सह लिया। फिर साइड चेंज करके दूसरी तरफ मसाज करता रहा और थोड़ा कंफर्ट मिल गया। थोड़ी देर में मसाज करते करते आंखों के सामने फ्रेशली वॉश्ड कपड़ों की खुशबू थी, लॉन्ड्री डिटर्जेंट और धूप का सॉफ्ट कॉम्बो। आंखें बंद हुई, हेड टिल्ट हुआ और वॉल क्लॉक की टिक टिक के साथ येकिन डीप स्लीप में चला गया। रात हो चुकी थी जब चेंगफाई ची फाइनली घर लौट के आया। उसने सोचा था जैसे हमेशा होता है, लाइट ऑन करते ही एक खाली लिविंग रूम मिलेगा, पर आज सोफे पे एक छोटी सी कर्ल्ड अप फिगर थी। येकिन गोदी में कुछ कपड़े पकड़े हुए और गहरी नींद में सोया हुआ। वो पुरानी याद फ्लैश हो गई जब वो स्कूल में भी हमेशा सोता ही रहता था, कभी क्लास के बीच में
कभी होमवर्क करते वक्त, कभी टेबल पर सर रख के, तो कभी चेयर पर लटक के। और अब जब शूटिंग के बीच में उसे थोड़ी सी स्लीप मिलती है तो उसका चेहरा थोड़ा हैगर्ड लगता था। वो प्लम्प और सॉफ्ट चीक्स जो कभी थे वो अब थोड़े सूखे लगते थे। चैंग फाई ची का दिल थोड़ा हैवी हो गया। वो धीरे से किचन में गया। वहाँ एक पेपर कप पड़ा था जिसमें आधा पानी था। हाथ लगाने से ही महसूस हुआ कि वो अभी भी थोड़ा गर्म है। फ्रिज में आधी नूडल की पैकेट भी गायब थी और एक अंडा भी। मतलब लेकिन ने लंच भी यही बनाया था और पूरा दिन बिना जाए यही रहा। शाम अभी काफी हो गई थी और अब खुद से खाना बनाना लेट हो जाता, तो चैंग फाई ची बेडरूम में जाके क्वाइटली चेंज करने लगा। साथ ही होटल किचन को कॉल करके 2 मील्स का ऑर्डर भी दे दिया। फोन रखते ही वो फिर लिविंग रूम की तरफ चला गया। फिर अचानक कुछ सोचा और पलट के वापस बेडरूम गया। एक ब्लैंकेट लेके वापस सोफे पे आया और ट्राई किया येकिन के हाथ से कपड़े छुड़ाने का, पर येकिन ने उस शर्ट को और टाइट पकड़ लिया, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। फाई ची ने हल्की सी साय ली और गिव अप कर दिया। ब्लैंकेट को जेंटली स्प्रेड किया उसके ऊपर और वो ब्लैंकेट के अंदर रिफ्लेक्स से खिंच गया और मम्बल्ड थैंक यू। वो डीप स्लीपर था। कल भी जब वो ड्रंक था, फाई ची ने उसे होटल लॉबी से कार तक उठा के लाया था, तब भी नहीं उठा था। आज भी जब उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला गया तो वो बस एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स था और फिर वो वापस फिर से गहरी नींद में डूब गया। फाई ची ने ब्लैंकेट उसके चिन तक टक किया और उसकी आंखें ब्रूस पर टिक गईं। वो पर्पल ब्लू मार्क जो अब तक क्लियरली विजिबल था और बिना यकीन कुछ कहे चैंग फाई ची समझ गया था कि क्या हुआ होगा। जब से चैंग फाई ची चाइना वापस आया था 3 महीने तो हो चुके थे और इस वक्त में उसने वो सब देख लिया था। फेम और फॉर्चून की दुनिया का असली गंध और चाहोस उसे अच्छी तरह पता था। अगर तुम्हारे पास बैकिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो दुनिया कैसे तुम्हारे ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन सबके सामने उस क्लब में येकिन के साथ अपना रिश्ता क्लियर करने के बावजूद अभी भी कुछ लोगों की नीयत खराब थी। चैंग फाई ची का एक्सप्रेशन धीरे धीरे ग्लूमी हो गया। उसकी आंखें कुछ सोच के काली सी लगने लगी। वो इतना लॉस था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि येकिन कब उठ गया। येकिन को लेटली बहुत ज्यादा ड्रीम्स आने लगे थे। आजकल येकिन जब भी हर बार सोता तो उसे सपने में वही वाला सीन दिखाई देता। चैंग फाई ची स्कूल के बैक डोर पे ग्लिंको टीर के नीचे खड़ा। सपने में वो न क्लियरली दिखाई देता, न उस तक हाथ बढ़ाया ही जा सकता, और जब उठता तो उसका मन पूरी तरह ड्रीम की घूमती फीलिंग में ही उलझा रहता। आज भी जब आंखें फोकस होने लगी, सामने चैंग फाई ची को देखते ही येकिन ने रिफ्लेक्स में उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज हल्की सी हिचकिचाई, सोती सोती सी थी और हल्की सी हौस भी। ब्रदर, ब्रदर, यू आर बैक। उसका ये ब्रोकन ट्रेम्बलिंग टोन ना सिर्फ फाई ची के कान में गया बल्कि उसके दिल के कोने कोने में गूंज गया। वो मोमेंट फ्रीज हो गया। येकिन के लिप्स पे एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में नर्वसनेस क्लियरली दिख रही थी और उसने जो हाथ फाई ची का पकड़ के रखा था वो भी कांप रहा था। चैंग फाई ची एकदम स्टिल हो गया। वो आवाज, वो सेंटेंस उसे याद आया। यही तो येकिन ने कहा था उस दिन जब उनका प्लेन लैंड हुआ था। इस बार येकिन ने अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। सांस तेज हो रही थी और हर सांस के साथ वो आंसू थोड़ा और हिल जाते, लेकिन फिर भी उसने एक फोर्सफुल स्माइल बनाए रखी। लिप्स के कोने खिंच गए थे, जैसे कह रहे हो बस इस मोमेंट को खराब नहीं करना। जैसे ये रीयूनियन जिसका सालों से इंतजार था, उसे कोई भी इमोशन बिगड़ने ना दे। चैंग फाई ची भी उसे बस घूरता रहा। उसके दिल के थ्रेड्स जैसे किसी ने टाइट कर दिए हो और उसने उस वेब को जो इमोशन से बना था एक झटके में खींच दिया। क्या उस दिन जब येकिन मेरे घर के बाहर सो गया था, वो इसी तरह लिपट के आंखों में आंसू रोक के सिर्फ इस इंतजार में था कि मैं दरवाजा खोल दूं। जब येकिन ने उसका हाथ पकड़ा था और अगले ही सेकंड में जैसे किसी नाइटमेयर से जागा हो, वो छू मंतर हो गया, सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। और फाई ची बस वहीं लिविंग रूम में खड़ा रह गया, अपने हाथ को देखता रहा जहाँ अभी अभी येकिन की वाम थी।
लंबी देर तक हिला भी नहीं। येकिन ने बाथरूम में थोड़ा और चेक करने के लिए पैंट्स नीचे किए और बैक टर्न करके मिरर में वेस्ट से नीचे तक देखा और उसे दिख गया फिंगरप्रिंट लाइक रेड ब्रूसेस सीधे उसकी कमर से उसके बट तक स्ट्रेच हो रहे थे। वो बस एक बात सोच के शुक्र मना रहा था कि थैंकफुली चेंग फाई ची ने ये नहीं देखा। मिरर के सामने खड़ा वो लड़का शायद कुछ और ज्यादा ही सोचने लगा क्योंकि उसके चीक्स धीरे धीरे रेड हो गए थे। डिनर आ चुका था लेकिन येकिन अभी भी बाथरूम में छुपा हुआ था। 4-5 मिनट बाद वो फाइनली बाहर आया। उसकी आंखों की लाली कम थी अब और कुछ भीगी हुई जुल्फे उसके फोरहेड पे चिपकी थीं, जैसे उसने अभी अभी मुंह धोया हो। चेंग फाई ची ने साइलेंटली उसे चॉपस्टिक्स पकड़ा दिए। येकिन ने हल्की सी आवाज में थैंक यू कहा। बहुत लो वॉइस थी, थोड़ी सी भारी भी। उसने अपना सर तक नहीं उठाया, जैसे वो जमीन में घुस जाने की कोशिश कर रहा हो। चेंग फाई ची बस बैठा रह गया, पूरा कंफ्यूज, पता नहीं क्या बोले, कैसे उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को तोड़ दे। अब सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन सच तो ये था कि कुछ भी पहले जैसा नहीं था। एक दरवाजा था, सिर्फ एक डोर, लेकिन दोनों के बीच बहुत कुछ बदल चुका था, जैसे उस दरवाजे में एक बड़ा सा होल बन गया हो। पेपर से छुपाया गया, वुड से पैच किया गया, लेकिन उसके टूटे हुए एजेस अब भी दिख रहे थे। और दोनों लोग, एक डोर के लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड पे, जो अब भी उसी जगह रुक गए थे। लेफ्ट साइड वाला बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था अब, लेकिन फिर भी डर के साथ चल रहा था, कोशिश करता हुआ कि इमोशंस पे कंट्रोल बनाए रखे। लेकिन उसके लिए सेफ जगह सिर्फ एक ही थी, उस डोर के उस पार। और राइट साइड वाला बंदा बाहर से परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर से रास्ता खो चुका था। येकिन के एक एक लफ्ज, एक एक एक्शंस उसके रुके हुए दिल को दोबारा धड़का रहे थे। और अब दोनों के बीच का फॉग भी धीरे धीरे हट रहा था। बस कुछ कदम चाहिए थे ताकि दोनों एक दूसरे का चेहरा क्लियरली देख सकें। तुम दोनों ने एक साथ बोला। फिर येकिन ने गले को क्लियर किया और एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, तुम पहले बोल दो। चेंग फाई ची ने मना नहीं किया, थोड़ा सोचा, फिर बोलने ही वाला था कि तभी नॉक नॉक। चेंग फाई ची ने दरवाजा खोला और जब वापस आया, उसके हाथ में एक नई पेयर ऑफ स्लीपर्स थी। वो डायरेक्टली येकिन के पास आया। वो टेबल के अराउंड वॉक करके वो स्लीपर्स उसके पैरों के सामने रख दिए और बोला, पहन लो। डिनर और डेली नेसेसिटीज 2 बार डिलीवर हुए, एक किचन से और एक रूम सर्विस से। सब कुछ होटल के ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था, लेकिन एक चीज थी जो किसी रूल बुक में नहीं लिखी गई थी। अगर बात आधे में छूट जाए तो दोबारा कैसे शुरू करें? येकिन ने अपने पैर में वो कॉटन लिनन स्लीपर्स पहन लिए। ये वाले स्लीपर्स डिस्पोजेबल नहीं थे तो कंफर्टेबल तो थे, लेकिन फिर भी उतना रिलैक्स नहीं था जितना बिना चप्पल के फ्लोर पे वॉक करने में मिलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने क्वाइटली डिनर कर रहे थे, जैसे उस खामोशी के थ्रू एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हो। डिनर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तभी चेंग फाई ची ने फाइनली साइलेंस तोड़ी और पूछा, तुम्हें कोल्ड हो गया है क्या? हाँ। येकिन जो थोड़ा सा जोन आउट था सडनली हो गया अलर्ट। फिर नाक से हवा खींचते हुए बोला, नहीं, शायद नहीं। और तभी उसी वक्त लाउड छींक मार दी। बस और बुरा क्या होता, इंजरी के साथ अब कोल्ड भी लग गया। येकिन का मूड और डाउन हो गया। डिनर के बाद उसने मेडिसिन ली और फिर उसी बात पे अटक गया जो चेंग फाई ची बोलने वाला था पहले। क्या वो वही बात कहने वाला था? वही मतलब दैट थिंग? कभी लगता हाँ, कभी लगता नहीं। क्लैरिटी का कोई बेस नहीं था, तो येकिन ने अपना इनर गेम चालू किया। एक छोटी आयरन स्पून ली और उससे पानी निकालने लगा। एक सिप ली, यस। दूसरा सिप लिया, नो। फिर यस, फिर नो। ये लूप चलता गया, लाइक सम कप बेस्ड टैरोट प्रेडिक्शन। येकिन के हाथ में जो कप था वो कप भी अलग था चेंग फाई ची वाले से, लेकिन कम से कम सिरामिक का था, पेपर का नहीं, मतलब डिस्पोजेबल नहीं था। जैसे उसकी पोजीशन ना गेस्ट से थोड़ी अपग्रेड हो गई हो। अब वो फ्रीक्वेंट विजिटर बन गया था, जो बिना परमिशन के भी घर में अब आराम से घूम सकता था। और सबसे अजीब बात, जो पानी पहले वो अवॉइड करता था,
वो अब उसे स्वीट टेस्ट देने लगा था। फिर येकिन एक कप गर्म पानी लेके थोड़ा रिलक्टेंटली सोफे पे आया जहाँ चेंग फाइची रीडिंग कर रहा था। उसने देखा कि फाइची ने कुछ कहा नहीं तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर वो धीरे से थोड़ा और पास खिसक गया। फिर अपना हेडफोन प्लग किया और प्लेन में छूटी हुई वो वैरायटी शो वाली वीडियो देखने लगा। लेकिन येकिन के ये सारे माइक्रो मूवमेंट्स चेंग फाइची नोटिस कर रहा था। फाइची ने देखा कि येकिन उसके आसपास बी की तरह घूम रहा था। फिर सोफे पे ऐसे बैठा जैसे उसने नैपकिन से प्रॉपर मेजरमेंट लेके सेफ जोन कैलकुलेट कर लिया हो। येकिन ने वीडियो प्ले करने के बाद भी एक बार साइड में चेंग फाइची की तरफ नजर मार के उसका रिएक्शन देखा और जब छींक आई तो थोड़ा सा और साइडलाइन में शिफ्ट हो गया, लाइक एक वेल ट्रेन्ड जर्म अवॉइडिंग रूममेट। कोल्ड मेडिसिन का इफेक्ट आने लगा था। येकिन की आईज ड्रूप होने लगी थी। वो बैरली अपना स्क्रीन तक जाग पाया जहां वो आइस स्केटिंग रिंग पे हिलता डुलता हैंडल पकड़ के ट्राई कर रहा था। खुद को देख के हल्का सा उसने चकल किया। फिर फोन लैप पे रख दिया और साइड टिल्ट में सो गया, हेड रेस्टिंग ऑन द सोफा। चेंग फाइची जो पास ही बैठा था अब उसका वीडियो प्रॉपर्ली देख रहा था। उस वक्त स्क्रीन पर येकिन आइस पर फॉल करता है और किसी साइड वाले ने उसके लिए उसने तो कॉलेज भी अटेंड नहीं किया टाइप का सार्कास्टिक कमेंट कर दिया। कैमरा में येकिन का जवाब बड़ा सिंपल और ब्लैंड था, मैंने कभी कॉलेज नहीं किया तो प्लीज मेरी स्केटिंग के लिए मत हंसो। उसके लिप्स पे स्माइल था लेकिन आंखों में उस स्माइल का एक भी ट्रेस नहीं था। चेंग फाइची ने एक ग्लांस लिया। स्क्रीन पे दिख रहा था वो भी मोमेंट जब येकिन को आइस स्केटिंग के दौरान पुश किया गया था। उसने थिक कोट तो पहना हुआ था लेकिन फिर भी उसके पैर विजिबली कांप रहे थे। कैमरा ने क्लोजअप नहीं लिया लेकिन चेंग फाइची ने क्लियरली नोटिस किया कि उसके हाथ लाल हो चुके थे ठंड से, जैसे ही वो आर्म रेस्ट पकड़ के बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। और जब वो फाइनली खड़ा हुआ तुरंत ही गिर गया। एडिटिंग की वजह से ये क्लियर नहीं दिखाया गया कि उसे किसने धक्का दिया, बस ये दिखा कि येकिन आइस पे पड़ा हुआ था, आर्म्स और लेग स्प्रेड आउट। लेकिन जब कैमरा उसके क्लोज गया उसने तुरंत एक स्माइल फेक की, आंखों से मुस्कुराया और ट्रेम्बलिंग हाथों से वेव किया कि आई एम ओके। पर उसका पेल चेहरा और फोरहेड से गिरती हुई पसीने की बूंदें क्लियरली रिवील कर रही थी कि वो कितना दर्द में था और इस दर्द को वो कैसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे चोट लगी थी उसे उस दिन। चेंग फाइची का मन चला गया पीछे, उस टाइम पे जब येकिन पेन से डरते हुए बच्चों की तरह रोता था, गुस्से में लोगों को घर से निकाल देता, फिर रिग्रेट करता और फिर उन्हें वापस ढूंढने निकल पड़ता। टीयर्स तो बस एक सेकंड में आ जाते थे। वेस्ट पकड़ के टाइट हग करता, रो रो के कहता मत जाओ, प्लीज मत जाओ, जैसे उसके साथ किसी ने गलत किया हो। स्क्रीन से नजर हटते ही चेंग फाइची ने उसकी तरफ देखा। रियल में आज भी वही वनरेबिलिटी थी। चेंग फाइची का एक्सप्रेशन भी सडनली टाइट हो गया। वो पुरानी अटेंशन से देख रहा था। उसकी एम्बर आईज ग्रेजुअली डीप और थॉटफुल होती जा रही थी। कुछ तो सोच रहा था, कुछ गहरा। तभी अछू, एक छोटी सी छींक के बाद येकिन को तुरंत रियलाइज हुआ कि ओ क्रैप, मुझे तो कोल्ड हो गया था ना। तो उसने तुरंत थोड़ा और डिस्टेंस बनाया। डर था कि कहीं फाइची को इन्फेक्ट ना कर दे। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ साइड टेबल पे रखे कप की तरफ बढ़ाया कि पानी खत्म कर देता हूँ, लेकिन चेंग फाइची ने उसका कप ले लिया। बिना वार्निंग दिए फिर बोला ठंडा हो गया है, एक कप और ले लो। लेकिन बेचारा इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। चेंग फाइची ने उसका एक्सप्रेशन देखा और समझा कि शायद येकिन कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, तो बिना कुछ पूछे उसने फ्रिज से सारे सोडा बॉटल्स निकाले और सीधा किचन शेल्फ के टॉप पे रख दिए। येकिन का हाइट 1.8 मीटर से थोड़ा ही कम था। चाहे जितना हाथ उठा ले वो बॉटल सब अनरीचेबल थी। अगली सुबह सेकंड बेडरूम में रहने वाला बंदा जैसे हमेशा सबसे पहले उठ गया। जब चेंग फाइची ने बाथरूम का आधा खुला हुआ डोर धक्का दे के खोला तो अंदर येकिन मिरर के सामने खुद को गुड मॉर्निंग बोलने का रिचुअल पूरा कर रहा था। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सरप्राइज में आधा टूथपेस्ट का फॉर्म सीधा ही निकल गया।
ब्रेकफास्ट टेबल पे भी दोनों के बीच हल्का सा ऑकवर्ड सा वाइब ही था। येकिन अपने मन में पूछ रहा था, मैं सच में कल रात सोफे पे सो गया था ना? पर आवाज इतनी स्लो थी जैसे किसी ने मॉस्किटो मोड ऑन कर दिया हो। फाइची ने बस एक साइलेंट नोट दिया और कामली बोला, येकिन ने तुरंत सर झुका के प्रॉमिस किया, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ भी तो मैं कभी नहीं सोऊंगा। अभी भी वो गिल्ट फील कर रहा था, पर सामने खड़ा चेंग फाइची कामली बोला, इट्स ओके। आज भी येकिन का पूरा दिन घर पे ही गुजरा। कल बहुत ज्यादा क्लीनिंग कर चुका था, तो आज बस फ्लोर मॉप किया। चेंग फाइची ने टेबल पर एक नोट छोड़ा था, फिर भी उसने किचन को कॉल नहीं किया और खुद ही नूडल्स बना लिए। कल जब वो शर्ट्स गोद में लेके सो गया था तो सब व्रिंकल्ड हो गई थी, तो आज उसने उन्हें आयरन करने का प्लान बनाया। स्टोरेज रूम से हैंगिंग स्टीमर निकाला, वाटर फिल किया और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस पढ़े। बेचारे को कुछ नहीं आता था, पर फिर भी हमारा प्यारा येकिन सीखने की कोशिश कर रहा है। गूगल करके ये भी सीखता है कि कपड़े कैसे धोने हैं। गुड। जब सब समझ आ गया तो आयरन करना स्टार्ट करने का सोच रहा था, पर आयरन करते करते भी उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, कल तो मैं सोफे पे सोया था ना, फिर सुबह बेड पे कैसे जागा? क्या मुझे वो उठा के ले गया होगा या घसीट कर ले गया होगा? ये सीन एक्चुअली येकिन के साथ पहले भी हो चुका था, जब दोनों जियायुन कम्युनिटी में साथ में रहते थे। फाइची दिन भर स्कूल में पढ़ता था और रात को उसके लिए होमवर्क और लेसन प्लान्स बनाता रहता। इतना बिजी कि दूसरों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता। तब येकिन चुपके से लिविंग रूम में लेगो गेम खेलता रहता और वहीं सो जाता, और जब सुबह आँख खुलती तो वो अपने बेड पे होता। जब पूछता कि क्या हुआ तो फाइची बस मुस्कुरा के बोलता, तुम स्लीप वॉक करके बेड पर चढ़ गए होंगे। येकिन समझदार था, वो झूठ पकड़ सकता था, पर फाइची कभी ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। तभी से येकिन के दिमाग में ये गिल्ट बैठ गया था, मुझे दोबारा ऐसा नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे उठाए तो मुझे होश में रहना चाहिए। पर फिर भी ये प्लान उसका कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्रेजेंट वाला येकिन कंफ्यूज था, क्या उसे सब याद था? एक पार्ट उसका चाहता था कि फाइची सब याद रखे, और दूसरा पार्ट चाहता था कि वो भूल जाए और सिर्फ उसका अच्छा वाला वर्जन याद रखे। तब से येकिन को लग रहा था जैसे उसके दिल में ना दो छोटे छोटे येकिन रह रहे हो। एक हमेशा कहता कि गो अहेड, और दूसरा नहीं यार रुक जा, और दोनों हर वक्त लड़ते रहते। इधर स्टीमर गर्म हो गया था और स्टीम निकलने लगी थी। येकिन ने टेस्ट करने के लिए हाथ डाल दिया और तुरंत झटका खा गया। पागल लड़के ने हाथ जला लिया था। ठंडे पानी से हाथ धो के रिलीफ लेने की कोशिश की, पर वो जलने का सेंसेशन जा ही नहीं रहा था। इवनिंग तक जब चेंग फाइची वापस आया, तब तक सारे शर्ट स्टीम होके बालकनी में विंड में फ्लटर कर रही थी। दोनों ने फिर खामोशी में खाना खाया। उसके हाथ पे अभी भी बर्न का निशान था, लेकिन खाने के वक्त उसने इंटेंशनली छुपा लिया ताकि फाइची नोटिस न करे। मे बी उसने देखा ही नहीं, या शायद उसे फर्क नहीं पड़ता। और जब कुछ बोलने वाला था तभी टेबल पे रखा फोन रिंग करने लगा। फाइची बाथरूम में शॉवर ले रहा था तो उसे आवाज सुनाई नहीं दी। कॉल बार बार आ रही थी, 4 बार इग्नोर किया, लेकिन 5वें बार येकिन से रहा नहीं गया। फोन उठा के बाथरूम के डोर तक गया, लाइट नॉक किया, और जैसे ही उसका बर्न्ड हाथ डोर से झटका खाया, एक झटके में कॉल आंसर हो गया। तभी फोन से एक स्पीकर की आवाज आई, ब्रदर आज उई उई के साथ में डिनर करने आ रहे हो ना? चेंग फाइची बिना बालों को सुखाए बाहर आया। सिर्फ एक लूज बाथरोब पहने था, बेल्ट कैजुअली ही बांधा हुआ था। एक हाथ से फोन लिया, दूसरे से टॉवेल लेके बाल पोंछ रहा था और काम आवाज में बोला, आज नहीं, खुद खा लेना। नहीं, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल शुरू होगा ना अगले महीने, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। ओके बाय। येकिन टेबल के पास किए हुए कपड़ों में बिजी बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसकी नजर हर सेकेंड चेंग फाइची पे थी और कान बिल्कुल अलर्ट मोड में। ब्रदर, ये कौन सा भाई है? क्या मैं ही उसे ब्रदर नहीं कह सकता क्या? वो पॉजेसिव हो गया था। एक सिंपल सा वर्ड भी अब सिर्फ उसका नहीं लगता था। चेंग फाइची बाल सुखा के आया और देखा
ये किन चुप बैठा था। उसके सामने पड़ी कोल्ड मेडिसिन को भी उसने छुआ नहीं था। फाइची कामली आगे आया, फोल्डेड कपड़े उठाया और बोला, मेरा भाई है। ये किन एकदम स्टन्ड, आईज थोड़े वाइडन हुए, कंफ्यूज्ड। फाइची ने फिर सीरियसली क्लैरिफाई किया, मेरा हाफ ब्रदर। येकिन ने बस एक ही लाइन में समझ लिया। वो छोटा नहीं था। वेल्दी फैमिलीज के हिडन डायनामिक्स उसने बचपन से देखे थे। ई फैमिली का स्कैंडल सब जानते थे। ओरिजिनल वाइफ का बेटा डिसेबल निकला तो फाइची को इनहेरिट करने के लिए वापस बुला लिया गया था। लेकिन फिर भी फाइची का उसका अपने नॉमिनल भाई के साथ बॉन्ड उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा डीप था। फाइची ने फिर सॉफ्टली बोला, वो जब मैं बाहर था ना तब भी वो कॉल करता था, बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का है। जब येकिन ने सुना कि वो लड़का फाइची का हाफ ब्रदर है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, डिप्रेशन। आखिर क्यों भुगतना पड़ता है हमेशा अगली जनरेशन को? और ये सिर्फ उसके सामने वाले की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी स्टोरी भी तो थी। उसने भी तो फाइची को पनिश किया था ना, ये जिंगशियान के पापों के लिए। और उसी छोटी की रिवेंज ने दोनों की जिंदगी का रुख ही बदल दिया था, जो अब वापस बदला नहीं जा सकता था। इसी गिल्ट के बीच एक और ऑकवर्ड सीन उसके दिमाग में फ्लैश किया। कल जब उसने फाइची का हाथ पकड़ा था तब उसके मुंह से ब्रदर निकल गया था। सोचा, उफ, मैं इतना एम्बैरेसिंग कैसे हो सकता हूँ। वो ऑकवर्ड मोमेंट अब तक उसे हॉन्ट कर रहा था, इतना कि बस किसी कोने में जाके छुप जाना चाहता था। बस उसी मोमेंट में येकिन ने कुछ कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गया जैसे कोई गिल्ड से भाग रहा हो। बाथरूम में घुसने के बाद उसने शर्ट उठाई और मिरर के सामने अपने वेस्ट के ब्रूज को चेक करने लगा। फेस वाले ब्रूसेस तो ठीक हो रहे हैं, कल मेकअप लगा के छुप जाएंगे। वेस्ट वाले, आई होप कोई वेस्ट वाला सीन न हो। बस वो अपने ब्रूसेस पे इतना फोकस कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई डोर की तरफ आ रहा था। और तभी क्लिक, तुम्हारा हाथ, एक आवाज आई और उसी मोमेंट फ्रीज हो गया सब कुछ। डोर के बीच से चेंग फाइची दिखाई दिया, हाथ में एक बर्न ऑइंटमेंट का बॉटल। लेकिन उसकी आंखें सीधा येकिन के वेस्ट पे फिक्स हो गई थी। उसकी वाइट स्किन के सरफेस पे वो पर्पल ब्रूसेस और भी ज्यादा हॉरिफाइंग लग रहे थे। एक डीप स्कार तो उसके वेस्ट बैंड के नीचे तक चला गया था। क्लियरली ज्यादा एरिया कवर्ड था। चेंग फाइची को देखकर येकिन का हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने तुरंत टी शर्ट नीचे खींच के बॉडी को कवर किया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ पलट के बोला, ओह, तुमने मेरे हाथ का बर्न देख लिया क्या? वो क्लोथ स्टीमर से लग गया था। सच में थोड़ा दर्द हो रहा है। फुल एक्टिंग मोड ऑन, पूरी ऑकवर्डनेस के साथ जैसे कह रहा हो, प्लीज प्लीज वेस्ट वाले ब्रूसेस इग्नोर कर दो। चेंग फाइची ने उसकी तरफ देखा, एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, लेकिन आंखों में अब एक कोल्ड सी शार्पनेस आ गई थी। उसने बिना कुछ कहे वो ऑइंटमेंट सिंक के पास रखा और फिर टर्न करके वापस निकलने लगा। येकिन का पैनिक लेवल सडनली स्पाइक कर गया। उसने तुरंत पीछे से फाइची को बुलाया, एक डेस्परेट सी आवाज में, वेट, डोंट गो। येकिन का मुंह से बस न फुसफुसाहट ही निकली। दैट्स नॉट, वो वैसा नहीं था। उसके चेहरे से स्माइल अब गायब हो चुकी थी। उसके कदम भी कंफ्यूज हो गए थे, 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे। वो जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं, मैं कसम से। वो इतना ज्यादा कंफ्यूज और घबरा गया था कि उसके मुंह से सही वर्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। माइंड ब्लैंक हो गया था। हर थॉट फ्लैश कर रहा था दिमाग में, पर कोई भी उसे इनोसेंट प्रूव करने के लायक नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आया, लास्ट टाइम जब फाइची ने उसे क्लब से उसकी माउंटेन शूटिंग लोकेशन पे छोड़ा था और उस वक्त उसके पॉकेट से मेकअप कॉम्पैक्ट निकला था। उस वक्त भी तो उसने सोचा होगा कि मैं कोई लूज और मेसी टाइप का बंदा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल डर्टी है, प्राइवेट लाइफ भी मेस्ड अप है। और अब ये वो सिर्फ कंफर्म कर रहा होगा। येकिन ने सोचा, इस सर्कल में रहकर क्लीन रहना काफी मुश्किल होता है, और फाइची जैसा ग्राउंडेड बंदे के लिए जो पहले मिडिल क्लास लाइफ में था और अब एक रिच फैमिली में सेटल हुआ है, उसे तो सब कुछ पता ही होगा ना।
पैनिक इतना बढ़ गया था कि येकिन की आंखों में आंसू भर आए। मैं जितना ज्यादा समझाना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा गिल्टी लगता हूँ। नो, इट्स नॉट। पर नो और नॉट के अलावा उसके पास कोई सॉलिड वर्ड्स नहीं था। और ऑनेस्टली अगर वो कह भी देता सब कुछ तो क्या फाइची उसकी बात मानता? उसकी नजर में तो मैं एक लायर हूँ जो झूठ बोलता है और लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। उसकी आवाज धीरे धीरे फेड हो गई, वर्ड्स चोक हो गए, आंखें नीचे झुक गईं। एक हाथ से अपनी आंखों को कवर किया, जिसे अगर वो खुद कुछ ना देखे तो शायद कोई और भी उस टूटी हुई इज्जत को ना देख पाए। बस एक सेकेंड, बस छुप जा, बस चला जा। वो अपने मन में काउंट कर रहा था, 1 2 3 4। पर जैसा उसने सोचा था, डोर के बंद होने की आवाज नहीं आई। इंस्टेड उसके हेड के ऊपर से एक डीप और लो आवाज आई जो उसकी स्पाइन तक ट्रेम्बल क्रिएट कर गई। आई नो। चेंगफाई जी का वॉइस बिल्कुल काम, हैवी और क्लियर था। वो अभी भी वही था, लेकिन अब उस मोमेंट में येकिन सिर्फ वो आई नो वाली लाइन के शौक में खड़ा था। उसने फाइची की तरफ देखना तो चाहा, पर डर था कि कहीं वो फिर से डिस्डेन या मॉक न करे जैसे पहले करता था। इवन दो ही न्यू कि फाइची ऐसा नहीं है, फिर भी उसके अंदर एक चाइल्डिश सा डर था और उसने अपना सर और नीचे झुका लिया, अपने आप को कर्ल कर लिया जैसे ट्रुथ से भागना चाहता हो। पर फाइची ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाया और बोला, क्या वेस्ट में जो चोट है वहाँ दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? और येकिन का रिएक्शन, बेचारे का तो गला ही चोक हो गया। तभी फाइची ने उसका हाथ उठाया। उसके सारे सवालों का आंसर सिर्फ सर हिलाने और ना में हाँ करने से दिया। येकिन ने दूसरे हाथ से अपनी आंखें छुपा ली और कभी ऊपर भी नहीं देखा। फिर बड़ी मुश्किल से बात बदलने के इरादे से बोला, मैं कल वापस जा रहा हूँ, वापस क्रू ज्वाइन करना है, कुछ सीन्स दोबारा शूट करने हैं। फाइची ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और कामली बोला, बस इतना ही। न डोर लॉक का पासवर्ड दिया, न कोई गुड बाय का गेस्चर दिया। और येकिन फिर से अंदर ही अंदर ब्रेक होने लगा। क्या गलती हो गई मुझसे? क्या मैंने कुछ ज्यादा ट्राई कर दिया? लास्ट में फाइची ने सिर्फ कहा, ऑइंटमेंट ले जाना, दिन में 2 बार लगाना। फिर बोला, सोया करो टाइम पे, और क्वाइटली बाहर चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह। होटल के नीचे जाते ही येकिन ने देखा एक बिजनेस कार ऑलरेडी गेट पे खड़ी थी। वो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जैसे ही उसने चेंगफाइची को उसके साइड में बैठे देखा तब समझा फाइची उसे क्रू तक ड्रॉप करने आया है। वो तुरंत ऑकवर्डली बोला, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा ना, इतना लंबा राउंड ट्रिप करना पड़ेगा, तुम अपना काम कर लो। पर ड्राइवर ने जैसे ही पीछे का डोर खोला, उसकी आवाज धीरे धीरे फेंट हो गई, जैसे उसकी बात का असली मतलब कोई सुन ही नहीं रहा हो। फाइची ऑलरेडी बैक सीट पर क्वाइटली बैठा हुआ था और उसकी आंखें बस येकिन के कार में बैठने का वेट कर रही थी। इस छोटी सी डिलेमा में येकिन का दिल कह रहा था कि चलो थोड़ा और टाइम फाइची के साथ गुजर जाएगा। और फाइनली उसने हार मान ली और साइलेंटली अंदर बैठ गया। कार ने रिंग रोड पकड़ ली और विंडो से माउंटेन्स का सीरीन व्यू दिख रहा था। लेकिन येकिन के दिमाग में एक नया डाउट स्ट्राइक हुआ। फाइची यूजुअली तो खुद ड्राइव करता है और ये वाली गाड़ी तो उसकी यूजुअल कार भी नहीं है। आज तो एक ड्राइवर भी है और एक असिस्टेंट भी जो फ्रंट सीट में बैठी इंस्ट्रक्शंस दे रही है। फाइची मीनवाइल लैपटॉप खोल के काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ काम में बिजी था। डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था, ईमेल्स टाइप कर रहा था, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट सीईओ जैसे। येकिन के मन में एकदम से सस्पिशन जाग गया। ये सिर्फ मुझे ड्रॉप करने नहीं आया, ये अपने काम पे जा रहा है। वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया, सीट पे इधर उधर शिफ्ट करना स्टार्ट किया और नेक स्ट्रेच करके विंडो के बाहर देखने लगा। और जैसे ही कार हाईवे से उतरनी शुरू हुई, उसने तुरंत बोला, बस यहीं साइड पे रोक दीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा, अब तो पास ही आ गया है ना। असिस्टेंट ने सीधा फाइची की तरफ देखा, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। पर फाइची, जो अभी भी अपने लैपटॉप में ही घुसा हुआ था, सिर्फ काम आवाज में बोला, ड्राइव टू द ओरिजिनल डेस्टिनेशन। उसने सर भी नहीं उठाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं।
कुछ देर बाद जैसे ही कार फाइनली क्रू लोकेशन पे रुकी, येकिन तुरंत एक्साइटेडली जंप करके बाहर निकल गया। डोर क्लोज करने से पहले ही हंसते हुए बोला, थैंक यू, मैं अंदर चला जाता हूँ, वापस जाते वक्त ना। पर उसकी बात कट करते हुए, वेट मी फॉर अ मोमेंट। सिर्फ ये 4 शब्द काफी थे चेंग फाई ची के काम और सीरियस टोन में, और येकिन एकदम से फ्रीज हो गया। कार के अंदर से सब लोग उतरने लगे और तभी चेंग फाई ची उसके पास आया, उसका कॉलर सॉफ्टली स्ट्रेटन किया और कामली बोला, चलो। सीन शूटिंग साइट पर शिफ्ट होता है। कल ही नोटिफाई किया गया था कि आज का शूट इंडोर होगा, इसलिए पूरा क्रू पहले से ही रेडी था। इक्विपमेंट, प्रॉप्स, स्टाफ सब कुछ अपनी जगह पे। कुछ लोग पन खाते खाते गॉसिप कर रहे थे और जैसे ही येकिन दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत वार्म स्माइल के साथ बोला, ब्रदर आ गए हो, नाश्ता किया? फाइची ने येकिन को आगे वॉक करने को कहा था। वो कुछ लोगों को कैजुअली ग्रीट करता गया, लेकिन जब थ्रेशोल्ड पे आया तो उसके स्टेप धीरे हो गए। अंदर जाने से पहले उसने थोड़ा हेसिटेट किया। वो नहीं चाहता था कि कोई कमोशन हो, लेकिन सेट पे सबकी निगाहें ट्रेंड होती हैं। सबने इंस्टेंटली ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। स्पेशली एक पर्सनल असिस्टेंट ने पहले येकिन को देखा, फिर फाइची को देखा और अंदर भाग गया किसी को बुलाने। थोड़ी ही देर में पूरा मेन क्रू कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो गया था, इंक्लूडिंग द एवर सो क्रीपी डायरेक्टर ली भी। उसके एक्सप्रेशन में क्लियरली शॉक और कंफ्यूजन था। वो फाइची के क्रिस्प फॉर्मल आउटफिट और उसकी गाड़ी को देखता हुआ फेक स्माइल के साथ बोला, ये कौन है? फाइची ने एक कदम भी नहीं हिलाया। उसका सीरियस फेस और स्ट्रॉन्ग ऑरा ने पूरे क्राउड को साइलेंट कर दिया था। डायरेक्टर ली जो सीन लीड कर रहा था, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो ऑकवर्डली येकिन की तरफ मुड़ गया। जाओ ये, तुम ही इंट्रोड्यूस कर दो। तभी फाइची की फीमेल असिस्टेंट आगे आई, एक बिजनेस कार्ड दिया और पोलाइटली बोली, मिस्टर ये हमारे प्रेसिडेंट चेंग के फ्रेंड हैं। उम्मीद है सेट पे सब उनका ख्याल रखेंगे। सरफेस पे टोन सॉफ्ट रिक्वेस्ट जैसी थी, पर उसमें क्लियरली एक पावरफुल वार्निंग छुपी हुई थी। डायरेक्टर ली ने जैसे ही कार्ड पे नाम और कंपनी का टाइटल देखा, उसका फेस सीधा पीला ही पड़ गया और उसने असिस्टेंट के पोलाइट स्माइल के नीचे वाली वार्निंग टोन को समझकर तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगा। बोला, जी हाँ, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतनी ठंड में भी उसके सिर्फ 2-3 मिनट्स में पसीना छूट गया था उसे। पूरे सेट पे सब समझ गए कि स्पॉन्सर खुद आया है और सबको ये भी याद था कि रैप अप पार्टी के दिन क्या हुआ था। येकिन का सडन एग्जिट, डायरेक्टर ली का डेस्परेटली उसके पीछे जाना और फिर लोगों की मदद से वापस आना। प्राइवेट गॉसिप तो पहले से ही था, पर आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। डेटरेंट इफेक्ट पूरा हो गया तो फाइची और उसकी असिस्टेंट साइलेंट डिग्निटी के साथ वापस जाने लगे। डायरेक्टर ली और उसकी टीम उसे डोर तक छोड़ने आए, लेकिन डर के मारे डायरेक्टर ली दूर से ही बोले, मिस्टर चेंग अपना ख्याल रखिए, हम यहीं तक छोड़ देते हैं आपको। उसके फेस पे फोर्स्ड वाली स्माइल थी, लेकिन आंखों में बस डर था। असिस्टेंट और ड्राइवर दूर खड़े थे, लेकिन इसी वक्त 20 मीटर के रेडियस में सिर्फ फाइची और येकिन ही थे। पीछे कुछ वक्त से येकिन बिल्कुल स्पीचलेस था और अब जब उसके आसपास कोई नहीं था तो उसके चेहरे पर एक नया एक्सप्रेशन उभर आया, थोड़ा गिल्टी, थोड़ा पैनिक्ड। नजर चुराते हुए बोला, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई ट्रबल हो गया तो। उसके फेस पे जेन्युइन पैनिक था, जैसे एक आदमी जो पहली बार किसी की प्रोटेक्शन का वेट महसूस कर रहा हो। और तभी चेंग फाइची के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हो गई, 6 साल पहले की एक अर्ली ऑटम की रात। उस ऑटम की रात में स्कूल के बाहर फुटपाथ पे येकिन एग्जैक्टली ऐसा ही डरा हुआ था। वो फाइची की साइकिल की बैक सीट पर बैठने से डर रहा था, उसके साथ साइड बाय साइड वॉक करने से भी हिचकिचा रहा था, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग उनका रिश्ता समझ ना जाए। उस वक्त उसने अपने बालों को इरिटेबली खींचते हुए कहा था, तुम फाइनली अवार्ड जीत चुके हो। अगर लोगों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा, कोई स्कूल तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी, सेम फियर, सेम हेसिटेशन
और ये सिमिलैरिटी फाइची के दिल के एक सॉफ्ट कोने को फिर से छू गई। वो थोड़ी देर तक ब्लैंक सा खड़ा रहा। फिर जब येकिन की वरीड आंखों से उसकी नजरें मिली तो उसने सॉफ्टली कहा, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। ये सिंपल रीअश्योरेंस चाहे सब कुछ क्लियर ना भी कर पाया हो, पर येकिन के हार्ट पे एक हल्का सा सूदिंग इफेक्ट जरूर डाल गया। जाने से पहले फाइची एक बिजनेस कार्ड उसे देते हुए बोला, कुछ भी हो तो कॉल करना। और फिर एक स्लाइड पॉज के बाद बोला, दवा लगाना मत भूलना। लेकिन एक पल के लिए फ्रीज, वो मोमेंट जैसे स्लो मोशन में चला, सिंपल, सॉफ्ट बट स्ट्रेंजली इंटीमेट। शूटिंग के जो सीन ओरिजिनली आधे दिन में कंप्लीट होने थे वो फाइनली 2.5 दिन में कंप्लीट हुए। लेकिन उन 2.5 दिनों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। इस बार बात ये नहीं थी कि क्रू ने येकिन को लाइटली लिया या उसे डिले कर दिया। उल्टा क्रू का एटीट्यूड बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब वो येकिन के कंफर्ट को लेके सब हाइपर केयरफुल हो गए थे। कभी उन्हें डर लगता कि कहीं वो थक ना जाए, कभी टेंशन होती थी कि धूप में उसका रंग ना उड़ जाए। रिजल्ट, शूटिंग का शेड्यूल बार बार डिले होता गया और येकिन ज्यादा वक्त सिर्फ लाउंज में गेजिंग इनटू नथिंग ही करता रहता। लाउंज में एक टेबल पे 4-5 प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स रखे थे। लियू ग्रेप्स उठा के एक एक करके खा रही थी और उसी के साथ उसकी छेड़छाड़ भी चल रही थी। बोली, तेरे भाई ने तो सेट पे आके सपोर्ट दे दिया, पर तूने तो अपनी सिस्टर को बुलाया तक नहीं। कितना मीन है तू। येकिन उस वक्त अपने हाथ में फाइची का दिया हुआ बिजनेस कार्ड घुमा रहा था। उसकी आवाज थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड थी। कुछ खास देखने लायक भी तो नहीं था। पर लियू ने उसकी टांग खींचना कंटिन्यू किया। बोली, तुझे याद है ना जब डायरेक्टर ली मुझे बोलते थे कि एक पेटी सिटीजन वाली एक्टिंग नहीं आती तुम्हें, जाके दुनिया देख के आओ। फिर ग्रिन करती हुई आगे बोली, पर उस दिन तो खुद डायरेक्टर ने रियल लाइफ ड्रामा कर दिया था, क्या फॉनिंग होता है। येकिन थोड़ा सा हंसा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर लियू ने एक ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ साय किया। बोली, वैसे क्या हैंडसम बंदा था यार, बस एक अफसोस है कि वो एक्टर नहीं है। येकिन तुरंत अलर्ट हो गया। बोला, उसके पास ऑलरेडी जॉब है, बहुत बिजी रहता है वो। ये बोलते वक्त उसकी टोन थोड़ी डिफेंसिव हो गई थी, जैसे किसी ने उसका हिडन क्रश पकड़ लिया हो। लियू ने उसका वो फेस देखकर जोर से हंसना चालू कर दिया। हंसते हंसते ही बोली, देख तो कैसा नर्वस हो गया, जेलस लग रहा है तू तो। फिर एक मॉकिंग करने वाली सीरियस टोन में बोला, तुम ऐसा करो, एक्टिंग छोड़ो, सेट पे थक जाता है, डेंजरस भी है, सीधा घर बैठ जाओ और अपने भाई का ध्यान रखो। वैसे भी उसके पास पैसा है, तुझे सपोर्ट तो कर ही देगा। येकिन ने लियू को एक ऑकवर्ड सा साइड ग्लांस दिया और धीरे से बोला, तो फिर तो वो मेरा सच्ची में स्पॉन्सर बन जाएगा ना। येकिन ने स्पॉन्सर वाला वर्ड इतनी धीमी आवाज में बोला जिससे डर हो कि किसी ने सुन न लिया हो। लियू ने भी उसका एक्सप्रेशन कॉपी किया, उसके बिल्कुल करीब आई, आंख मार के बोली, तो क्या मेरे भाई को सपोर्ट होना पसंद नहीं। येकिन तो ये सुन के लाल लाल टमाटर ही बन गया। बोला, नहीं, मुझे नहीं बनना। लेकिन सच तो ये था, येकिन के लिए सपोर्ट होने का टेम्पटेशन सिर्फ एक ही चीज थी और वो था बस चेंग फाइची के करीब रहना। उसे सिर्फ ये चाहिए था कि किसी तरह से दोनों के बीच फिर से वो बॉन्ड बन जाए जो पहले था। सबको पता था कि येकिन और चेंग फाइची का कुछ तो पास्ट में था, लेकिन अब चेंग फाइची की तरफ से कोई वैसा इंटेंशन नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ अपनी पुरानी जान पहचान की वजह से मदद कर रहा था। येकिन ने सोचा, अगर सिर्फ 2 ऑप्शंस हो, या तो एक अनक्लियर रिलेशनशिप जहां कुछ भी क्लियर ना हो, या फिर सिर्फ एक सिंपल दोस्ती हो, तो फिर वो प्रेफर करेगा कि बस एक सिंपल फ्रेंड वाली रिलेशन दोनों के बीच में रहे, ताकि वो चेंग फाइची की लाइफ में रह सके। येकिन ने वो बिजनेस कार्ड दिन रात संभाल के रखा। वो उसको घूरता रहा, रोटेट करता, कभी कभी लगता कि एक सिंपल थैंक यू मैसेज भेज दे, पर फिर सोचता, नहीं, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। सो जब उसके सारे शूट्स खत्म हो गए, वो सीधा माउंटेन से गार्डन होटल तक चला गया, ऑफ कोर्स बिना बुलाए। उस रात चेंग फाइची फिर से काफी लेट घर आया। अंदर आते ही लाइट ऑन की, कोट उठा के एंट्रेंस में फेंका, टाई खींचते हुए लिविंग रूम में घुसा
और जैसे ही सर ऊपर उठाया, सामने से येकिन सेकंड बेडरूम से निकलता दिख गया। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। येकिन ने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेंग फाइची उस रात वापस आएगा, क्योंकि उसके पास और भी प्रॉपर्टीज थी रहने के लिए। तो जैसे ही डोर का लॉक घूमने की आवाज आई, वो ऑलमोस्ट बेड से उछल ही पड़ा और गिरते गिरते बचा। येकिन को बिल्कुल अंदाजा हो गया था कि चेंग फाइची इतना सरप्राइज क्यों था। उस दिन उसने जो बिजनेस कार्ड दिया था, उसके पीछे 4 डिजिट लिखे थे। येकिन तभी समझ गया था कि ये कोड उस घर का स्मार्ट लॉक का पासवर्ड है। पर जब चेंग फाइची ने कार्ड दिया था, उस वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कोई काम हो तो कांटेक्ट करना। क्लियरली उसका मतलब था कि इमरजेंसी में आना, लेकिन ये जगह तुम्हारी नहीं है। येकिन भी ये बात जानता था, पर फिर भी वो वापस आया। ना कोई इमरजेंसी थी, ना कोई जरूरत। इसीलिए तो आज जैसे ही दोनों की नजर मिली, चेंग फाइची ने टाई भी नहीं निकाली और सीधा पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? येकिन ने सिर्फ हल्का सा हेड शेक किया, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट भर गई थी कि क्या बस इतना ही मैटर करता हूँ। उसके दिल में वही थॉट्स रिपीट हो रहे थे। चेंग फाइची वो टाइप का इंसान था जिसका हर काम स्ट्रक्चर्ड होता है। उसका रिश्ता भी क्लोज और डिस्टेंट दोनों लोगों में क्लियरली डिवाइड होते हैं। फोन नंबर और पासवर्ड देने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं मदद कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट भी, पर प्लीज बाउंड्रीज क्रॉस मत करो। और येकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो डायरेक्शन में वो इतने टाइम से एफर्ट डाल रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं। फिर भी येकिन ने फाइनली हिम्मत जुटाई और उसने सॉफ्ट टोन में बोला, मुझे एक सवाल पूछना है। चेंग फाइची ने थोड़ा उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पूछो। येकिन ने हल्की सी नर्वस लाफ दी, लिप्स को लिक किया और हाथों को बार बार क्लेंच्ड और अनक्लेंच्ड करते हुए फाइनली बोला, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? ये सुन के चेंग फाइची ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें नीचे कर ली। उसका हाथ पाम डाउन था। उसने थोड़ा जॉइंट्स मूव किए, फिर एक ठंडे टोन में बोला, कुछ नहीं, तुमसे मतलब नहीं है। येकिन का मन उस पल टूट सा गया जब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस उसके कानों में गूंजता रहा। वो समझ गया था इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मत पूछो, बल्कि ये था कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस सवाल में। पर येकिन का दिल मानता ही नहीं था। चाहे चेंग फाइची कितना भी कंपोज्ड और स्ट्रॉन्ग दिखता हो, अंदर से वो भी इंसान ही है जो दर्द को छुपा के जीता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताता नहीं और हर जिम्मेदारी खुद उठाता है बिना किसी शिकायत के। अगर वो इतना ही अनब्रेकेबल होता तो सिर्फ कुछ वर्ड सुन के अपना सब कुछ छोड़ के यूं दूर नहीं चला जाता। येकिन ने डिसाइड किया, अगर उसे खुश करना है तो बस ब्लाइंडली उस पर डिपेंडेंट रहना छोड़ना होगा। उसे समझाना होगा, उसका सच जानना होगा। पर जब पहले सवाल का जवाब नहीं मिला तो येकिन ने एंगल बदल दिया। बोला, उस दिन जब मैं दरवाजे के बाहर से, तुमने मेरी बात सुन ली थी ना? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसके अंदर स्टॉर्म चल रहा था। हाथों में पसीना था। वो सिर्फ एक हाँ सुनना चाहता था, या कुछ भी, सिर्फ साइलेंस नहीं। लेकिन चेंग फाइची ने फिर से उसकी हिम्मत तोड़ दी। बोला, एक सवाल का तो मैं अभी जवाब दे चुका हूँ। इतना कहकर वो पलट गया अंदर जाने के लिए। येकिन की पूरी हिम्मत वापस से क्रम्बल हो गई। कंधे झुक गए, सांस भारी हो गई। दिल में सिर्फ ये फीलिंग थी, मैंने फिर से सब बिगाड़ दिया। इतना अच्छा चांस था खुल के बात करने का और मैंने उसे भी खराब कर दिया। ज़ॉम्बी जैसे स्टेप्स लेते हुए वो किचन गया, पानी लिया, टेबल साफ की। फिर जाते जाते एंट्री वी में फिर से उसी परफ्यूम बॉटल पे नजर पड़ गई जो शायद गैंग होंग ने चेंग फाइची को दी थी। उसने बॉटल उठाई, उसके कैप को हल्का सा घुमाया और अपने आप से पूछा, तुम एंगेज हो रहे हो क्या? आवाज धीमी थी, जैसे बस हवा में बात हो रही हो, और उसमें एक अलग ही टोन थी, दर्द से भरी, जोक सी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई जवाब, लेकिन इस बार हुआ मैजिक। चेंग फाइची ने सर घुमा के उसकी तरफ देखा और पूछा, ये तुमसे किसने कहा? येकिन एकदम से उस आवाज से इतना घबरा गया कि उसकी पूरी बॉडी ही कांप गई और वो परफ्यूम की बोतल तो हाथ से गिर ही जाती। उसने जल्दी से बोतल को वापस उसकी जगह रखा, सीधा खड़ा हुआ, हाथों को पीठ के पीछे छुपा लिया,
और थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश में बोला, नो नो, किसी ने कुछ नहीं बोला। चेंग फाइची ने सीधा उसकी आंखों में देखा। बोला, तो तुमने खुद ही गैस कर लिया? नहीं, मैं ये किन बीच में ही अटक गया। उसने रियलाइज किया कि अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर उसे ये इन्फो या ये तो किसी ने बताया होगा ना, या फिर उसने खुद ही सोचा होगा। और अब जब दोनों ऑप्शन से भी मना कर रहा था वो, तो उसका डिनायल एकदम झूठा और पैची लग रहा था ना। तो उसने फाइनली अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। लेस वर्ड्स, लेस मिस्टेक्स। वो बस अब एक काम कंपोज इम्प्रेशन छोड़ना चाहता था। पर चेंग फाइची ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद बोला, मैं एंगेज नहीं हो रहा। ये किन पूरी रात अच्छे से सो भी नहीं पाया। टर्निंग साइड्स सोचता रहा, रिपीट करता रहा वो मोमेंट। अगले दिन जब मिरर में उसने अपना नेशनल ट्रेजर जैसा पफी फेस देखा तो भी वो इतना खुश था जैसे मिरर के अंदर का बंदा भी हवा में उड़ने को रेडी हो। गुड मॉर्निंग, उसने अपने आप को मिरर में बोला और अंदर से सिर्फ एक ही थॉट आई, ही इज नॉट गेटिंग एंगेज्ड। हे गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करते जाना। तो जल्दी ही मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। गुड नाइट।